हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंत है और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे माइनर्स कोर्स 1B ज्योग्राफी का। ठीक है, पेपर टाइटल देख लीजिए क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड। यहाँ पे हम लोग इंडिया के अभी ज्योग्राफी थोड़ा देखेंगे और अपना झारखंड का भी देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस है। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ना है आपको, सीजन पढ़ना है कि भारत में कितने तरह के सीजन होते हैं, ऋतुएं होती है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, कैसे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है। सॉइल का पढ़ना है कि कितने टाइप्स का सॉइल होता है, किसमें कौन सा ये होता है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत से आधार से करते हैं और ये बहुत ही ये है टफ काम है क्योंकि आप लोग भारत का आबादी जानते ही हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो बाई रेस। ओके, और क्या पढ़ना है भाई इसमें, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। हम लोग को पता है कि हमारा क्या है, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स कल्चर के कारण क्या डाइवर्स लैंग्वेजेस भी है। ओके, यूनिट 2 में देखिए क्या पढ़ना है हमको, इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडिया कहने का क्या मतलब है भाई, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। जो हम लोग को मिनरल मिलता है, इसका रिसोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन कोर, और जो हम लोग को मिलता है उससे हम क्या करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, उसका बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, जो कोल पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, यूनिट 3 में आपको क्या देखना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो हम लोग को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ राइस का देखना है, उसके साथ क्या देखना है, व्हीट का भी देखना है। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड इंडस्ट्रियल रीजियंस ऑफ इंडिया भी देखना है, सॉरी रीजियंस। ठीक है, यूनिट 4 में आपका रीजनल अकाउंट ऑफ झारखंड। अब हम लोग को यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, झारखंड के बारे में। ठीक है, इसका भी वही क्लाइमेट पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन और पॉपुलेशन का पढ़ना है। ओके, और आपको यहाँ पे कुछ ट्राइब्स का दिया हुआ है, संथाल, ओरन और मुंडा, ये तीनों का आपको देखना है थोड़ा थोड़ा। 5 में क्या है भाई, तो इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ झारखंड। अब जैसे हम लोग वहाँ पे भारत का देखे थे इकोनॉमिक फीचर, जैसे यहाँ पे हम लोग को झारखंड का देखना है। सेम देखना है, एग्रीकल्चर में देखना है, मिनरल्स में देखना है। ठीक है, स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सिल्क टूरिज्म पे देखना है। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप सिलेबस आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो आपको प्रैक्टिकल वाला है। चलिए, यहाँ सॉइल्स ऑफ इंडिया को बताने का प्रयास किया गया है और यहाँ पे रिवर्स ऑफ झारखंड को। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ आता है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, कि भारत के भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, भारत के भौतिक विज्ञान क्या है, यानी व्हाट आर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इसका हम लोग आंसर भी पढ़ते चलते हैं और साथ ही साथ समझते चलते हैं कि क्या है। भारत के भारत के भौतिक विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से किया गया है भाई, 6 प्रकार से किया गया है, 6 भागों में किया गया है। ठीक है, 6 भागों में किया गया है। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे क्या है, पहला हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आपको पता है कि हमारा क्या एक दीवार के तरह काम करता है, हमारी रक्षा करता है, जिसमें क्या करता है, मानसून की हवाएं आना बंद करा के वर्षा कराने में हेल्प करती है कि नहीं। फिर आपका आ गया उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में आपको पता है इसमें कृषि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, फिर तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह और मरुस्थल जिसको डिजर्ट बोलते हैं हम लोग। ये थार का ये क्या रेगिस्तान साइड हम लोग को मिलता है, जहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है। कैसे किया गया है भाई, देखिए यह विभाजन भारत की भू आकृति संरचना को दर्शाते हिमालय क्षेत्र परिवर्ती जबकि उत्तरी मैदान उपजाऊ है। यहाँ पे वही बताया गया है, ये जो हमारा हिमालय पर्वत वो क्या है, पर्वतीय पहाड़ है जो कि क्या टेक्टोनिक प्लेट के ये से बना हुआ है। फिर देखिए जब कि उत्तरी मैदान क्या है, उपजाऊ है, इसमें जो गंगा यमुना बड़े बड़े नदियाँ जो है हमारी आके जो होती है उसके कारण यहाँ पे क्या है, उपजाऊ है। और साथ ही साथ क्या है, बहुत डेंस एरिया, डेंस मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय पठार खनिज संपन्न है। यहाँ आप लोग को पता होगा कि एक दीवार की तरह ये खड़ा है। ठीक है,
तो ये इसमें भी हम लोग को क्या मिलता है, खनिज मिलता है, ठीक है, मिनरल्स मिलता है। उसके बाद क्या है, तथ्य हिमालय को विश्व का सबसे युवा पर्वत माना जाता है। यहाँ हिमालय पर्वत का बात हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, इसको युवा पर्वत माना जाता है जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है। तो आप लोग को याद हुआ कौन कौन सा 6 डिवीजन है, क्या है, पहला हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है और मरुस्थल है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसका बात करेंगे, तो भारत की ऋतुएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी है भाई, तो यहाँ पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं होती है। कितने प्रकार की हैं बच्चा, 3 प्रकार की हैं। ओके, कौन कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। कौन कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। कुछ भूगोल वेता 4 ऋतुएं भी मानती है। पहले हम लोग बात की कि प्रमुख क्या है, 3 है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में क्या है, 3 है। कौन कौन सा आ गया है भाई 3 में, तो एक ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत के साथ क्या जुड़ जाता है हमारा, शरद ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु का मुख्य स्रोत मानसून पवने हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्षा ऋतु है उसका मेन सोर्स क्या है, तो मानसून पवने हैं, ठीक है, हवा जिसको बोलेंगे, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आती है। तथ्य, भारत की लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मतलब क्या, कब से कब, जून से सितंबर से होती है, जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशन देता है, ठीक है। थर्ड में देखिए, भारत में जल की निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम क्या है भारत का, यहाँ पे देखते हैं। भारत की जल निकासी प्रणाली नदियों के माध्यम से जल के प्रवाह को दर्शाते हैं। यहाँ पे कोई स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। क्या है भाई, यहाँ नदियाँ जाके जो थोड़ा मोड़ा छोटे छोटे नालों से जाके क्या नदियों में ही जाके मिलती है ना। इसके मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, एक हिमालयी नदियाँ, इसमें कौन कौन सा आता है हमारा, गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र आता है, पता होगा आपको, गंगा आता है, ब्रह्मपुत्र आता है। द्वीप में नदियां में कौन कौन सा आता है, नर्मदा और गोदावरी, कृष्णा आता है। दो, पहला बात तो किस में भागा गया है, 2 भाग में बांटा गया है, हिमालय में और एक प्रायद्वीप में। और हिमालय में हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र आ जाएगा और हमारा प्रायद्वीप में कौन सा आ जाएगा, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा आ जाएगा। ओके, हिमालयी नदियाँ सदानरी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। जो हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, सदा एक जैसा ही रहती है कि नहीं, सदानीर होती है। और जो बाकी जो नदी है वो किस पे, वर्षा पर डिपेंड करती है। तथ्य, गंगा, और हम लोग को ये भी पता है कि गंगा नदी क्या है, सबसे लंबी नदी है, जिसका ये क्या है, 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई, है ना, सबसे लंबी नदी है। फिर है हमारा कि भारत की मिट्टी के प्रकार क्या हैं, तो क्या क्या प्रकार है भाई भारत की मिट्टी के, तो आइए देखते हैं। भारत के में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। कितने प्रकार की मिलती है, 6 प्रकार की। ऋतुएं कितनी होती है, प्रमुख ऋतुएं 3 होती है, कहीं कहीं 4 देखने मिलती है जिसमें शरद जुड़ जाता है, ठीक है। और हमारा मिट्टी कितना प्रकार का है, यहाँ पे 6 प्रकार का है। कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है भाई, तो जलोढ़ पाया जाता है, क्योंकि हमारा क्या, जलोढ़ है। फिर काली मिट्टी है, लाल है, लेटराइट है, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी है। कौन कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। ओके, और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, कृषि के लिए सबसे बेस्ट होती है और जो हम लोग को मिलता है, इसीलिए हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलता है भाई, तो और गंगा के मैदानों में पाई जाती है। काली मिट्टी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो जो कपास का खेती होता है, ठीक है, उसके लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। फिर है तथ्य, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उसका 40% बोल रहा है कि क्या है भाई, जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। इसीलिए यह क्या है, कृषि प्रधान देश है। ये सब आप अपना ऐड कर सकते हैं, जो कृषि के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है।
यहाँ पे नहीं बताया गया कि लेटराइट के लिए क्या है, मरुस्थलीय के लिए क्या है, पर्वतीय के लिए क्या है, कौन सा होता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो लाल मिट्टी है वो क्या, जो हमारे मिनरल्स आयरन वगैरह प्रेजेंट है उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाती है मिट्टी, इसीलिए लाल दिख। यहाँ पे क्या बाजरा और दाल की खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा लेटराइट आ गया। लेटराइट कैसे बनता है भाई, मिट्टी आपको पता होगा क्या, या फिर एक्सट्रीम्स ये मतलब अत्यधिक गर्मी हो या अत्यधिक बारिश हो उसके कारण ये के कौन सी मिट्टी कहलाती है, लेटराइट होती है। ये थोड़ा कम उपजाऊ होती है, तो इसमें कौन कौन सा खेती होता है, जो चाय कॉफी वगैरह हो गया ना, ये इसमें होता है। ठीक है, मरुस्थलीय में भी क्या होता है, जो इसमें तो सिंचाई कर ही नहीं पाते हैं लोग, है कि नहीं, फिर भी यहाँ पे किसकी खेती होती है, बाजरा वगैरह की खेती होती है। ओके, चलिए 5 में देखिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति क्या है भाई, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति जलवायु और स्थलाकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। किस किस प्रकार की होती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, ठीक है, कांटेदार वन और पर्वतीय वन, ये है। यह वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, और सबका अपना अपना काम है। ठीक है, और हर एक चीज हमें क्या सहायता प्रदान करती है अपने ये से। ठीक है, तथ्य, भारत में लगभग 21% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। और जो ये अलग अलग है नेचुरल वेजिटेशन, ये क्या करते हैं, अलग अलग जैव विविधता को सपोर्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को करते हैं, अलग अलग जानवर मिलते हैं, इंसेक्ट मिलते हैं। ठीक है, कोई उष्णकटिबंधीय पे रहता है तो कोई कांटेदार पर रहता है। ठीक है, अलग अलग तरह का सपोर्ट करता है। 6 में है कि भारत की जनसंख्या का वितरण कैसे होता है, कैसे होता है, पहला बात तो बहुत कठिन है भाई करना। उसके बाद देखिए कैसे होता है, तो भारत की जनसंख्या का वितरण असमान है। घनी आबादी गंगा के मैदान, तटीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि पहाड़ी और मत्स्य क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। सही बात है, गंगा के मैदान जिधर जिधर कृषि ज्यादा होता है मतलब है, ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया है, तो वो समय क्या है, घनी आबादी लोगों का संख्या ज्यादा है, लेकिन जो मरुस्थलीय और जो पहाड़ी है वहाँ पे उतनी जनसंख्या नहीं है। ओके, यह वितरण जलवायु, संसाधन, रोजगार पर निर्भर करता है। तथ्य, भारत विश्व का सबसे दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पे बताया है कि क्लाइमेट के को ये में करता है, कभी रिसोर्सेस में करता है, कभी एम्प्लॉयमेंट पे बता ये कर रहा है। ठीक है, वो जनसंख्या का यहाँ पे बता रहा है। जहाँ संसाधन का कमी होगा वहां से लोग क्या करेंगे, पलायन करेंगे। 7 में है कि भारत में नस्ल के आधार पर जनसंख्या का वितरण क्या है, तो जो हम लोग को पढ़ना था ऊपर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय रेस, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग को समझना है। तो देखिए, भारत में विभिन्न नस्लों के लोग पाए जाते हैं, है कि नहीं, जैसे मंगोलॉयड, आर्य, द्रविड़ और निग्रिटो। ठीक है, यह नस्ल अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी अपनी संस्कृति परंपराएं होती है। मुख्यतः क्या क्या बोला गया है, कौन कौन से नस्ल पाए जाते हैं, तो मंगोलॉयड हो गया, आर्य हो गया, द्रविड़ हो गया और निग्रिटो हो गया। सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना क्षेत्र है ना, और अपनी अपनी ट्रेडिशन है, और वो सबको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तथ्य, उत्तर भारत में मुख्यतः आर्य नस्ल, उत्तर भारत जो है हमारा उसमें क्या है, मुख्यतः क्या मिलता है, आर्य की नस्लें मिलती हैं। फिर जबकि दक्षिण में क्या मिलता है, द्रविड़ मिलता है, का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, भारत में लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, तो देखिए भारत एक बहुभाषी देश है, डाइवर्स लिंग्विस्टिक है कि नहीं, तो यह क्या है, बहुभाषी देश, बहुभाषी मतलब बहुत सी भाषाएं बोलने वाली देश, जहाँ संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त की हैं। ठीक है, 22 भाषाओं को क्या मिला है, मान्यता मिला है, कौन से ये से, तो 8वीं अनुसूची में। ओके, प्रमुख भाषाएं यहाँ पे कौन कौन सी, हिंदी है, अंग्रेजी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है और आदि है।
भाषाओं का वितरण क्षेत्रीय आधार पर होता है। यहाँ पे भाषा क्या क्षेत्र के हिसाब से बदलता है, बोलता नहीं है एक 2 गज में पानी बदलता है, 1 गज में बोली। भाषा के बाद अंदर में क्या आता है, बोली आता है, तो बहुत सारे होते हैं। ओके, खोटा में ही जो रामगढ़ के है रामगढ़िया खोटा बोलेंगे, है कि नहीं। अलग अलग जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, खोटा का भी बहुत अलग अलग है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन संविधान में कितना 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, ये याद रखना है आपको। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, जिसको हम लोग प्रशासनिक कार्य में भी इसको यूज करते हैं कि नहीं, राज्य भाषा है जो लगभग 40% लोग द्वारा बोली जाती है। 9 में हमारा कि हिमालय पर्वत का क्या महत्व है। जैसे ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि दीवार की तरह खड़ा होता है कि नहीं, इधर से मानसून हवाओं को क्या करता है, रोकता है ना, और वर्षा कराने में हेल्प करता है। ओके, तो चलिए एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश को ठंडी हवाओं से बचाता है। ये क्या करता है, देश को ठंडी हवाओं से बचाता है और मानसून को रोककर वर्षा कराने में मदद करता है। यह कई नदियों का स्रोत भी है। हिमालय जो है हमारा कई नदियों का स्रोत भी है। कौन कौन सा नदियाँ हो जाएगा भाई इसमें, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और मानसून रोककर वर्षा कराने में मदद करता है, यह कई नदियों का स्रोत भी है। तथ्य हिमालय को भारत की जलवायु अवरोधक दीवार कहा जाता है, तो ये वाला इसको याद रखना है, क्या कहा जाता है, जलवायु अवरोधक दीवार कहा जाता है। और यह गंगा यमुना जैसी नदियों का उद्गम स्थल है। मेरे रील्स में कभी कभी आता है कि उसको पूरा क्लियर बिहार से ये से उसको हिमालय पर्वत दिखता है, आप लोग में कभी आया है। चलो देखो, 10 में है कि मानसून का भारत की कृषि में क्या महत्व है। भाई भारत में तो कृषि का क्या है, अपना ही महत्व, ऐसे ही कृषि प्रधान देश नहीं कहा गया है इसको। तो चलिए देखते हैं। मानसून भारत की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंचाई का मुख्य स्रोत है। भारत की अधिकांश खेती मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। सही बात है, जो हमारा खेती है वो क्या है, हम लोग उसको ये पानी से नहीं करते हैं, जो बाकी एरिया है जो बिहार साइड छोड़ के, तो ये सब क्या है हम लोग का वर्षा पर ही निर्भर करता है। अच्छी वर्षा से फसल उत्पादन बढ़ता है, जबकि कम वर्षा से सूखा पड़ जाता है। जिस जिस साल वर्षा नहीं होती है, कृषि एकदम ये हो जाता है, खत्म हो जाता है कि नहीं। हमारे गांव में तो अब होता भी नहीं है। तथ्य, भारत की लगभग 60% कृषि भूमि मानसून वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ मतलब बैकबोन कहा जाता है। ओके, किसको, कृषि को। ओके, चलिए उसके बाद हमारा 11 नंबर में भारत के खनिज संसाधन क्या है। भारत के खनिज संसाधन क्या है भाई, तो भारत खनिज संसाधनों से समृद्ध देश है। हमारा क्या डिफरेंट मिनरल्स मिलता है, जहाँ लोहा मिलता है, अयस्क मिलता है, कोयला मिलता है, बॉक्साइट बॉक्साइट का लोहरदगा साइड शायद मिलता है, मैग्नीज, अभ्रक आदि पाई जाती है। ओके, यह संसाधन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है मुख्यतः, तो झारखंड में मिलता है। झारखंड में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है। और हमारा टाटा स्टील आप सुने ही होंगे। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रमुख देशों में शामिल है, जो इस्पात उद्योग पर आधारित है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना है कि भारत में लौह अयस्क का आयरन और का वितरण और उपयोग क्या है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसका यूज कैसे करता है, यूटिलाइज कैसे करता है। तो देखिए, भारत में लौह अयस्क मुख्यतः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में पाया जाता है। यह इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ठीक है, यह इस्पात क्या है, उद्योग का प्रमुख कच्चा, जिसको रॉ मटेरियल भी बोला जाता है, जिससे मशीन, रेल, वाहन आदि बनाए जाते हैं। तथ्य, सिंहभूम, झारखंड, ठीक है, झारखंड का क्या, सिंहभूम में, और केओंझर कहाँ पे, ओडिशा का, भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं, जहाँ से बड़े पैमाने पर क्या होता है, उत्पादन होता है, किसका, आयरन का। याद रखना है आप लोग को। ओके, फिर है 13 में कि भारत में कोयला का वितरण और महत्व क्या है। आप कमेंट कीजिएगा, यदि कोई कहाँ से है, धनबाद से है तो धनबाद झरिया।
ओके, हम भी धनबाद से हैं। देखिए, भारत में कोयला मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जैसे आपको पता होगा पहले की जो रेलगाड़ी थी कोयला से ही चलती थी, है ना। और बिजली भी हम लोग को किससे, कोयला से। उतना खर्च करने के बाद भी अभी भी हमारे पास उतना बचा है, तो सोचिए कितना होगा। और विद्युत उत्पादन तथा उद्योगों में उपयोग होता है। तथ्य, झारखंड झरिया का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जहां उच्च गुणवत्ता का कोयला मिलता है और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है। कोयला का भी अपना अपना क्या होता है, क्वालिटी होता है। ठीक है, 14 नंबर पे देखिए, भारत में पेट्रोलियम और गैस का वितरण क्या है। कैसा है भाई भारत में पेट्रोलियम और गैस का, तो देखिए, भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाई जाती है। यह ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। उद्योग में व्यापक उपयोग होते हैं। तथ्य, मुंबई हाई 1974 भारत का सबसे बड़ा अपतटीय ऑफशोर तेल क्षेत्र है, मुंबई हाई। ओके, जो देश में कुल तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। अब इसके बाद है हमारा कि पावर रिसोर्सेस क्या है। ठीक है, पावर रिसोर्सेस क्या है, तो भारत में ऊर्जा संसाधनों में जल विद्युत, ठीक है, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। यह देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए सहायक है। ओके, हम जो इतना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो यही वो सब का ही क्या है, पार्ट है। यह देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तथ्य, भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन कोल बेस्ड से होता है, जो कुल उत्पादन का लगभग 70% है। देखिए, अब क्या है 16 में, भारत में चावल उत्पादन का वितरण क्या है भाई चावल उत्पादन का, तो भारत में चावल मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, यह एक खरीफ फसल है जिसे अधिक पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत विश्व में चावल उत्पादन में क्या है, दूसरा स्थान है और यहाँ देश का प्रमुख खाद्यान्न भी है। अब है हमारा गेहूं का। गेहूं का देख लीजिए, भारत में गेहूं मुख्यतः यूपी, पंजाब, यूपी में तो सबसे ज्यादा, ओके, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। यह क्या है, रबी फसल है। और चावल क्या है, खरीफ फसल है। ओके, जिसे ठंडी जलवायु और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तथ्य, हरित क्रांति जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, कब आया था, 1960 में हुआ था, के कारण गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या बोला गया था कि क्वालिटी को बढ़ाया जाए, कैसे, कौन सा ये यूज करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बताया गया था। चलिए, उसके बाद 18 में है हम लोग का कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स में कौन कौन है। ठीक है, कौन कौन है भाई, तो भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में मुंबई, पुणे, कोलकाता, हुगली, गुजरात, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, ये सबको क्या मेन हम लोग को इंडस्ट्रियल एरिया मानते हैं। ओके, हम लोग का क्या हो गया, मिनरल रीजन हो गया, और ये सब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। यह क्षेत्र संसाधनों, परिवहन, श्रम की उपलब्धता के कारण विकसित हुए हैं। तथा कोलकाता क्षेत्र भारत का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। जब ब्रिटिश आए थे तो सबसे पहले इसी को कोलकाता में ही ये उनका वहीं ऑफिस होता था, है ना। और बिजनेस के लिए सबसे परफेक्ट उसको समझते थे, जो कोलकाता या बंदरगाह के कारण विकसित हुआ। अब है हमारा कि औद्योगिक कॉरिडोर क्या है। औद्योगिक कॉरिडोर क्या है भाई, तो औद्योगिक कॉरिडोर वह क्षेत्र होते हैं जहां उद्योग, परिवहन और बुनियादी ढांचा एक साथ विकसित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना, देश की आर्थिक को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर भारत का डीएमआईसी, जिसका ये है एब्रिविएशन, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक परियोजना है जो कई राज्यों को जोड़ता है और निवेश में बढ़ावा करता है। अब हमारा यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन है।
ओके। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? हरित क्रांति जो कब आया? 1960 में आया। इसमें क्या बताया गया है कि नई तकनीक का यूज़ करना, जो उन्नत, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव देने वाले होंगे वैसा सीड का यूज़ करना, कौन सा उर्वरक प्रयोग करेंगे और सिंचाई कैसे करेंगे, ये सब के लिए हम लोग को बताया गया था। इससे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। हरित क्रांति कब? 1960 के दशक में हुआ। इसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और यूपी में देखा गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है? झारखंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, झारखंड की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, झारखंड की भौतिक संरचना मुख्यतः छोटा नागपुर पठार पर आधारित है। पता नहीं गाइस, बंद हो गया था, अगर रिपीट होगा तो देख लेना। ठीक है, जो प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, यह पठारी क्षेत्र, पहाड़ियाँ, घाटियाँ पाई जाती है। प्रमुख पठार कौन कौन सा है यहाँ पे? तो रांची है, हजारीबाग है, पलामू है। यह क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध है। यह इंडस्ट्रियल नहीं है, जो दिल्ली मुंबई ये बोलोगे, ये लोग क्या है, खनिज से भरा हुआ है। ठीक है, कोल, लोहा, ये सब से। ओके। इसका तथ्य क्या है भाई? झारखंड का अधिकांश भाग 300 से 900 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसी के कारण, यही ऊंचाई के कारण क्या है, हमारे झारखंड में कभी बाढ़ नहीं आता है, ऊबड़ खाबड़ होने के कारण, है कि नहीं। फिर है हमारा झारखंड का ड्रेनेज सिस्टम क्या है भाई? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। झारखंड की जल निकासी प्रणाली मुख्यतः नदी तंत्र पर आधारित है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, कोयल है और बराकर है। यह नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। सारा की किस पे डिपेंड करती है? वर्षा पे डिपेंड करती है। और राज्य के जल संसाधनों का आधार है, और सारे राज्य और ये में यहीं से क्या होता है, पानी पहुंचता है, यही सब मेन नदी से। तथ्य: दामोदर नदी को झारखंड का शौक कहा जाता है, इसमें क्योंकि बाढ़ की समस्या होती है, जिससे बाद में दामोदर घाटी डीवीसी परियोजना द्वारा नियंत्रित किया गया। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जिसका नाम है। ठीक है, फिर है हमारा 23 मई की झारखंड की जलवायु क्या है भाई? तो देखिए झारखंड की क्या है जलवायु। तो भारत की जलवायु, झारखंड की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ 3 प्रमुख ऋतु पाई जाती है। कौन कौन से? तो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु है। यहाँ शरद नहीं पाया जाता। वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तथ्य: झारखंड में औसत वर्षा लगभग 100 से 1400 मिलीमीटर होती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना कृषि के लिए आवश्यक है उतना यहाँ पे हम लोग को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेचुरल वेजिटेशन का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए झारखंड में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन सा है? साल है, सागवान है, महुआ है और बांस है। यह वन पर्यावरण संरक्षण और जनजीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी क्या, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। और यह क्या, 29% क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं। यहाँ पे 29 जो है पूरा झारखंड का, उसका 29% में क्या है, जल ही, सॉरी, वन फॉरेस्ट है। ठीक है, जो राज्य में जैव विविधता को समृद्ध बनाता है। अब देखिए यहाँ पे झारखंड में जनजाति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइब्स के बारे में। तो झारखंड की जनसंख्या में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। यहाँ पे क्या है, अधिक संख्या में वही लोग पाए जाते हैं। प्रमुख जनजाति यहाँ पे क्या है, संथाल है, उराव है और मुंडा है। अपनी संस्कृति, भाषाएं, परंपराएं होती है। इनकी क्या, अपनी भाषा होती है, अपनी परंपरा होती है। ठीक है, पहले तो बहुत समाज से कट ऑफ होके रहते थे, लेकिन धीरे 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 क्या, अभी बहुत ज़्यादा ये लोग हैं। झारखंड में लगभग 26% जनसंख्या जनजाति है, जो राज्य में सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें झारखंड यहीं से है। ठीक है, झारखंड का पहचान ही है। फिर देखिए यहाँ का एग्रीकल्चर क्या है। तो भारत की कृषि मुख्यतः मानसून वर्षा पर निर्भर है। ये भी क्या, वर्षा पर डिपेंड करती है। यहाँ प्रमुख फसल कौन सा है? धान है, मक्का है, जिसको मकई बोलते हैं, दालें हैं। कृषि का विकास सीमित, क्योंकि यह सिंचाई की कमी और असमान भूमि संरचना है। यहाँ पे थोड़ा कम पाया जाता है बाकी राज्य से। क्यों? क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि झारखंड के खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो झारखंड भारत का प्रमुख खनिज समृद्ध राज्य है, हम लोग को पता है।
जहाँ कोयला, लोहे, अयस्क, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट पाए जाते हैं। वे यह खनिज उद्योग के विकास में सहायक है। तथ्य: झारखंड भारत को के कुल कोयला उत्पादन का बड़ा हिस्सा प्रदान करता है, क्योंकि विशेषकर झरिया और बोकारो क्षेत्र से है। तो वही बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे है, लिख देना है आपको। उसके बाद देखिए है कि झारखंड का के लोहा एवं इस्पात उद्योग का बताना है। यहाँ पे आपको जमशेदपुर का यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आप चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप करते हैं। ओके, यहाँ फिर आपको ये भी देख लेना है झारखंड में रेशम उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री का महत्व क्या है, खादी। फिर झारखंड का क्या है, टूरिज्म। ये तो आपको बहुत अच्छा पता होगा, नेतरहाट, हुंटू फॉल जो जलप्रपात है वो सबको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का के भौतिक विभाजन का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, हिमालय पर्वतीय वाला, ठीक है, तटीय, तो वो सबको यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। 6 है टोटल। फिर 2 में भारत की जलवायु ऋतुएं और मानसून प्रणाली का विस्तृत से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको वही 3 ऋतु के बारे में बताना है, मानसून का बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की नदियों, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हमारा जो नदी है और जो मिट्टी काली लाल सब है, उसमें क्या क्या उगाया जाता है, ये सब आपको वहाँ पे बताना है। उसके बाद 4 में भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 5 में भारत में कृषि उत्पादन का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो हमारा कृषि उत्पादन गेहूं और चावल का, इसमें आपको बताना है, ठीक है। कहाँ पे होता है, कैसे होता है, सिंचाई का क्या स्रोत है, ये सब वहाँ पे आपको बताना है। 6 में हम झारखंड के भौतिक स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, जनजातीय जीवन का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका भौतिक स्वरूप क्या है, जो हम लोग पढ़े कि 300 से 900 मीटर तक ऊपर खबर है, यहाँ पे वो वाला मेंशन करना है आपको, ठीक है। कौन कौन से जनजाति, मुंडा, उराव, संथाल जो था उसके बारे में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका भारत के औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक कॉरिडोर का विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ दिल्ली, पुणे, ये सब के बारे में आपको बताना है। 8 में है भारत के खनिज संसाधनों एवं औद्योगिक विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर 9 में झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि, रेशम उद्योग और पर्यटन विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका अर्थव्यवस्था क्या है, रेशम वाला जो इंडस्ट्रियल सिल्क था, ठीक है, और कौन कौन सा घूमने उमने का जगह है, सब बता देना है आपको। 10 में भारत में जनसंख्या का वितरण, नस्लीय संरचना एवं भाषाई विविधता का विस्तृत वर्णन कीजिए। आर्यन, द्रविड़, है ना। 11 में भारत की मिट्टियों के प्रकार, वितरण एवं कृषि एवं उनके महत्व विस्तृत कीजिए। मिट्टियों के प्रकार वाला ना इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। जलोढ़ है, काली है, लाल है, लेटराइट है, मरुस्थलीय और क्या है, पर्वतीय है। 12 में है कि झारखंड में जल संसाधन, नदियों एवं उनके महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर भारत में ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 14 में है कि झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु का विस्तृत वर्णन कीजिए। 15 में है झारखंड के पर्यटन, कृषि एवं समग्र आर्थिक विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। कोई इसमें बॉम्ब ब्लास्टिंग क्वेश्चन नहीं है, आराम से पीडीएफ पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होइएगा, तो कॉल क्या वो यूट्यूब वाला ये पे जाइएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से ऐड हो जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर